बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। लग तो ऐसे ही रहा है कि अब हुकूमत भी किरदार अदा करने के लिए उन्होंने ठान ली है। $3 अरब की किस्त तो मिल गई IMF से, और अब स्टॉक एक्सचेंज में भी काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और हुकूमती वज़रा समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी कहना है कि अब तमाम शोबों में आप इनकलाबी तब्दीलियां देखेंगे। अब हमारी कोशिश होगी कि नौजवानों को रोज़गार भी दें। तो IMF की इन पैसों से कहां कहां पे तरक्याती काम किए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन की डेट हुकूमत अभी तक क्यों नहीं अनाउंस कर रही। फिर हम बात करेंगे PTI की सियासत पर, क्या वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे, सियासत कर पाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को अब ओहदे देना शुरू कर दिए हैं। क्या वो महसूस कर चुके हैं कि वो जेल जाने वाले हैं? और बहुत सारे सीनियर अकाबरीन का कहना था कि ईद के बाद मज़ीद पकड़ धकड़ होगी और चेयरमैन PTI भी गिरफ़्तार हो जाएंगे मुबैना तौर पर। अब देखते हैं आगे पाकिस्तान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन और लतीफ़ कोसा के लिए छिमा गोइयाँ थीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से PTI के राब्ते बहाल करवाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। उनकी क्या राब्ते नहीं हो पाए, इस पर भी बात करेंगे। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक हुकूमत से है, PMLN के आप सीनियर रहनुमा है, सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर, हाशमी साहब आपने टाइम दिया। सर IMF बिल आखिर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन IMF ने पैसे आप लोगों को दे ही दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMF की जब IMF ने देखा कि पाकिस्तान हमारे बगैर भी जो है चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा, तो उसके बाद फिर सबसे बड़ा इसमें जो कामयाबी है हमारे आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की, हमारे वज़ीर आज़म की, कि उन्होंने खसूसी तौर पर वहाँ जाके 2 दफ़ा मीटिंग्स की है IMF के MD से, और उन्होंने तमाम वो चीज़ें बताई जो बीच में एक और डायरेक्टली जो है ना सेक्रेटरी ख़जाना और वज़ीर आज़म साहब थे जिन्होंने ये तमाम तर काविशें की और मेहनत की वो, उसके ऊपर IMF को ये मानना पड़ा और ये $3 अरब देने पड़े। क्योंकि और हम तो नहीं चाहते कि भी ये हम IMF का प्रोग्राम को लंबा करें, क्योंकि 9 महीने का प्रोग्राम है ये, और मैं ये भी अपनी आवाम को खुशखबरी दूंगा इंशाल्लाह 9 महीने तक हम लोग जो ना पाकिस्तान बड़ी बहुत मजबूत एक मुल्क बन चुका होगा, उसकी मैशत मजबूत होगी। और जो हमारी जो महंगाई है, आज देखें आज रेशो कम हो चुका है महंगाई का ना, हमारी महंगाई कम हो चुकी होगी। नौजवानों को बिला सूद जो है ना जो कर्जे दिए जाएंगे, छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। मैंने आपसे आपके प्रोग्राम मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो काम करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम बड़े माशी हालात में फंसे हुए थे बुरी तरह से, लेकिन जैसे अब हमें सहारा मिला है हमने उस तरफ सोचना शुरू कर दिया। आपका तेल देखें, जब तेल की LC खुलती थी आपको पता है कितने डॉलर्स अब पाकिस्तान के जाते थे वहाँ पे ना। आज हमने ये तय कर लिया है, बल्कि कर दिया गया है, तमाम तेल पाकिस्तान में तमाम ऑयल कंपनीज को यहाँ से मिलेगा। आपके डॉलर्स का जो है ना वो मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रेड हमने शुरू की है कि हम अपनी यानी कि चीज़ देंगे, वो अपनी उनसे वो चीज़ लेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम गंदम देते हैं तो अगर हमें वहाँ गैस की ज़रूरत है तो वो हम गैस वहाँ से लेंगे, उसमें भी डॉलर्स का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है। तो हमारी हुकूमत की अभी कोशिश हो रही है कि डॉलर्स को कम से कम जो ना, और हम अपनी करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो ना मामला को तय करें और पैसा अपना पैसा इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे हज आप देखेंगे पाकिस्तानी आज ही हमारे आला शुरू हो चुके हैं, और हमारे जो वज़ीर थे पहले जो वज़ीर थे अल्लाह ताला जन्नत में जगह थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अभी भी जो तला साहब आए हैं फजल रहमान पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने काफ़ी पेमेंट्स हाजियों को वापस भी की और अभी फिर उन्होंने कहा है कि और भी पेमेंट्स मैं वापस करूँगा। तो तमाम वो मामलात जो ख़राब थे और जो नहीं हो रहे थे, जिन्हें पिछली हुकूमत जो है ना हमारे विरसे में छोड़ के चले गए थे, वो हम सीधे कर लिए और कर रहे हैं हम लोग। चले कर रहे हैं ना आप लोग। मैं जरा PTI से मौक़िफ़ ले लें। मरकजी रहनुमा हमारे हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसरार अली भाई साहब। भाई साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई।
अब्बासी साहब, अब तो IMF ने भी $3 अरब हुकूमत को दे दिए और हुकूमती वज़रा समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अब हम इनकलाबी इक़दामात करेंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रही। तो आपकी सियासत कहां खड़ी है इसरार अली अब्बासी साहब? साजिद भाई, पहले तो आप हमेशा मेरा नाम गलत लेते हैं। इसरार अहमद अब्बासी नाम है मेरा। सर माजरत सर, इसरार अहमद अब्बासी साहब। देखिए साजिद भाई, जो हुकूमत $22 अरब के खजाने में थे उसका उसने बर्बादी कर दी। $3 अरब से उसने कौन सा इनकलाब ले आना है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जब खत्म हुई थी खजाने में $22 अरब था और एक साल में वो हुकूमत जो है वो $2 अरब और $2.5 अरब पे आ गई। और अब ये $3 अरब है, इसकी भी जो खमियाजा है वो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आने वाली हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। आप पर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप पर हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि आप IMF का प्रोग्राम रुकवाने के लिए बहुत सारे खतो किताबत करते रहे। देखिए, इनकी तो बेचारों की ज़हनी हालत को मैं नजरअंदाज करता हूं, क्योंकि ये इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही। और बदकिस्मती से वो सिलेक्टेड वजीर आजम जो है आज शादियाने बजा रहा है कि हमें भीख मिल गई है और उससे वो खुशी का इजहार कर रहा है, ना कि नदामत का इजहार करना चाहिए। और जो $3 अरब हमें मिला है और वो भीख आप लोगों ने भी ली थी, ये मुकद्दर बनता जा रहा है पाकिस्तान का। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखें, अगर मुझसे आप सवाल करते हैं तो मुझे जवाब देने का भी मौका दे दीजिए, क्योंकि मैं स्टूडियो में तो मौजूद नहीं हूँ। मेरे भाई अगर पीछे से बोल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बारी पे बात। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भीख तो आपने भी तो ली थी IMF से। जी, क्या फरमाया इन्होंने? तो भीख तो आपने भी ली थी। अब मेरी गुजारिश सुनिए ना, हमने इस तरह उसका ढिंडोरा नहीं पीटा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा तीर मार लिया। और मार्क ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 30%, ये आपको पता है। प्लस ये है 9 महीने का प्रोग्राम आपको मिला है और 9 महीने के प्रोग्राम में पहली किस्त 3 महीने की जो आपको मिलेगी। अगर 3 महीने में आपने इलेक्शन अनाउंस ना किए तो अगली किस्त भी आपको नहीं मिलेगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपको पता है ना, आपने किन कंडीशंस के ऊपर दिया है। ये वक्ती तौर पे तो आप इसके शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन आने वाली हुकूमत जो भी होगी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इसका खमियाजा भुगत रही है। तो ये कोई इतना बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। और मैं फिर अपनी उसी बात की तरफ आता हूँ कि $22 अरब के खजाने में मौजूद होने के बावजूद एक साल में आप उसको बर्बाद करके बैठे। तो अब इन $3 अरब जो आपको 3 किस्तों में मिलने हैं और उसकी पहली किस्त जो मिलेगी वो $1 अरब मिलेगी, तो इसमें आप कौन से इनकलाबी इक़दाम उठाएंगे वो कौम भी देख लेगी और हम भी देख लेंगे इंशाल्लाह। मिशन एतजाज, एहसन और लतीफ कोसा हमारे जराए ये बता रहे थे कि वो आपकी पार्टी के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, वो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट टू PTI। क्या वो भी नाकाम हो गए? देखिए, मैं आपको बारहा कह चुका हूं कि इस वक्त वो नाकाम सियासतदान और वो पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टी जो ये समझती हैं कि उनकी सियासत का जो बका है वो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुल्क के सबसे बड़े मुनज़्ज़म इदारे के साथ लड़वा दिया जाए और इस साजिश के नतीजे के अंदर वो अपनी हुकूमत और अपनी बैसाखियों को मजीद तूल दे दें। तो ये पाकिस्तानी अवाम भी जानती है और वो तमाम लोग और तमाम इदारों के अंदर बैठे लोगों को भी पता है कि इन तो अगर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की एक वाहिद मुल्क गीर जमात, बाकी तो सब सूबाई या शहरों की जमातें हैं ना, एक मुल्क गीर जमात तो एक वाहिद PTI है। ठीक है। तो उसका अगर मुल्क के सबसे बड़े मुनज़्ज़म इदारे के साथ टकराव कराने की कोशिश गुज़िश्ता एक साल से की जा रही है। ठीक है। इसके ऊपर प्लान भी किए गए, सब कुछ साजिश। ओके, आप कॉल पे रहे, आप कॉल पे रहे ना, तो आपने फिर टकराव की बात की है। सर, आपको याद होगा जब PTI का दौर था और तब नैब कार्रवाइयां कर रही थी, तो तब आप हम सब उस हुकूमत पे तनकीद करते थे कि आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आप ही बादशाह सलामत चलाते रहें और बाकी सारी पार्टियों को आप टुडे लाइन लगाएं। और आज आप पर यह इल्ज़ाम है कि आपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को एक साजिश के तहत लाइन से हटाया, रास्ते से हटाया। अब मुझे आप ये बताएं, क्या जनरल इलेक्शन में PTI के लोग हिस्सा ले रहे हैं? साजिद भाई बात सुने, इसरार भाई के बड़े माजरत के साथ जो ना, मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि टकराव हम करा रहे हैं। यार देखें, इन्हें कौन लेकर आया था? ये बॉस कहते थे आर्मी चीफ को अपना। आप नहीं कह रहे? अब सवाल ही नहीं पैदा होता है।
हमारे कायद ने कभी ना किसी को बॉस कहा है और ना ही कभी झुके किसी के सामने ना। और आज अल्लाह ताला का करम है, उस बारी ताला का करम है कि आज वो शख्स जिसे आप मफरूर कहते थे, जिसे आप इश्तिहारी कहते थे, आज वो इस मुल्क को चला रहा है जो ना बैठ के, जो ना वो जिसका नाम है नवाज शरीफ। और दूसरा ये कहते हैं कि टकराव हमने कराया। हमने नहीं कहा था कि जिना हाउस पे आप जाकर हमला करें, हमने नहीं कहा था कि कोर कमांडर ऑफिस में घुस जाओ, हमने नहीं कहा था कि एक जहाज जो है ना उसे आग लगा दें, हमने नहीं कहा था कि आप मियाँ वाली में जाके जहाज़ों को आग लगाएं। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। ये किसी कहने की बात है, उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं, उनके ओहदे आ चुके हैं, वो तमाम। तो एक सादा सवाल है, आपने अभी नवाज शरीफ साहब की जिक्र की, तो एक मफरूर आदमी कैसे मुल्क चला सकता है? कोई मफरूर नहीं है। कौन कहता है मफरूर है वो? तो वो फिर आए ना। ओ भाई, मफरूर कहाँ से हो गए? वो मफरूर है ही नहीं। वो एक गलत किस्म का केस, जो साकिब निसार जो बैठा हुआ है इस टाइम, नासूर जो है, उसने एक केस बनाया, गलत केस बनाया उसके ऊपर। वो तमाम फैसले हो चुके हैं, वो तमाम फैसले हो चुके हैं और इंशाल्लाह बड़े शान शौकत से आएगा। एक माइनस इमरान खान की एक लहर चलेगी। यार हम इमरान खान को सियासतदान नहीं मैं समझता। क्यों नहीं समझता मुझे बताएं। जो शख्स नहीं, आप भले ना समझें, नहीं सुन ले पहले। मैं पाकिस्तानी अवाम से पूछना चाहता हूं, जो शख्स अपने हजारों कारकुनों को जेलों में डाल के सख्त गर्मी के अंदर, जो बच्चे जो कराची से 300 तकरीबन उठाए गए लोग यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे, दहशतगर्दी उनके ऊपर FIR कर चुकी हैं, उन्हें को पानी पिलाने के लिए नहीं है, उन्हें को पैसा देने के लिए नहीं है, उनका कोई आज उन्हें को पूछने वाला नहीं है। PTI का लीडर जो है ना, ये तो छुपे फिर रहे हैं सारे। ये एक धमकी भी लगती है, थोड़ा सा गर्मी लगती है, अगर हम चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, एक कहता है मैं गोली यहाँ मारो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, एक तरीके से लगती है गवर्नर साहब वो आपको नहीं सुने कहां से सियासत है। वो क्या नाम है उनका जो कराची का सदर बने, ये सियासी पार्टी है, ये सियासी पार्टी थी नहीं है, सियासी पार्टी थी नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं सियासी पार्टी। चलो यार बाद में मैं खुद गया हूँ जेल में, हमने नून लीग वाले कितने गए, 3.5 साल हमने जुल्म बर्दाश्त किया इमरान खान का। वो कैसे कहते सैलों में रखा गया। हमारा तो एक MP MNA कोई कारकुन को नहीं तोड़ सकेगी। ठीक है, आगे आपका पॉइंट इसरार अहमद अब्बासी साहब, बड़ी हुकूमती जो लोग हैं उनको बड़ा आपके लोगों पर बड़ा रहम आ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं जरा बहुत माजरत और बहुत प्यार से अपने भाई से कहूंगा कि इनको ये तो नजर आ रहा है कि जो है वो कारकुन इस तरह जेलों में हैं। ये वो मियां साहब जब जद्दा भागे थे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था कौन कौन जेलों में? नहीं, कोई नहीं भागे थे। कौन क्या भागे थे? मुशर्रफ से यार अच्छा लीडर वो होता है जो अपने जब बात सुने, अच्छा लीडर वो होता है उनको बोले। तामुल से बात सुनिए, मैंने आपकी तामुल से बात सुनी है, आपकी तामुल से सुनिए। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज हमें वो ताना दे रहे हैं जिनका खुद दामन जो है वो दागदार है। दागदार इस सेंस में है कि गद्दारी इन्होंने की, इन्होंने गुजरांवाला के जलसे में उसी आर्मी चीफ को नाम लेके गालियां दी, ठीक है, और फिर उसी थूके हुए को चाटा। और ये कहते ना इमरान खान ने बॉस, मुझे कोई एक जगह बता दें कि जहां इमरान खान ने आर्मी चीफ को बॉस कहा हो। इमरान खान ने हर जगह ये कहा कि मैं बॉस हूं, आर्मी चीफ इज माय अंडर, और आर्मी चीफ की हर चीज को इसने क्लियर कट किया कि जो अच्छे इकदाम उसने किए, अगर फ्लड रिलीफ या जो भी मुल्क के अंदर कुदरती आफत आती हैं उसमें आर्मी के किरदार को हमेशा एज अ प्राइम मिनिस्टर हर प्राइम मिनिस्टर ने सराहा। दूसरी बात कि मेरे भाई ने फरमाई कि जी इन पे मुकदमात, मुझे सिर्फ एक आप ऐसा मुकदमा बता दें जो हमारे दौरे हुकूमत में राना सनाउल्लाह का जो मुकदमा था उसके अलावा मुकदमा कोई बनाया गया हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। ये बात कर रहे हैं ना, 3.5 साल जेल, किस केस में जेल में रहे भाई? अब्बासी साहब एक मासूमाना सवाल है। अब्बासी साहब DG ISPR से सवाल हुआ कि चेयरमैन PTI कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, तो एस्टैब्लिशमेंट उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही? DG ISPR ने कहा हमसे ना करें भाई, वो जो बैठे हैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर उनसे मुज़ाकरात करें। तो आप लोग करें ना सर, आप एस्टैब्लिशमेंट का राग आलाप रहे एस्टैब्लिशमेंट के लिए, भाई हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं सियासत में मुदाखलत के। देखें, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि वोट को इज्जत दो का नारा लेकर ये चले थे और आज उसी वोट से ये भाग रहे हैं। और जिन लोगों को कल ये गालियां दे रहे थे आज उन्हीं की जूते चाट रहे हैं ये मौजूदा रजीम, चाहे वो आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। और ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, शायद जोश खिताबत में उनके मुंह से निकल गया कि एक मफरूर मुल्जिम जो एक झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट देके मुल्क से भागा
और आज तक वापस नहीं आया। मैं तो नहीं कहा मफरूर भाई, मैं तो कहता हूँ मफरूर क्या, कौन कहता है मफरूर थे वो? जिसको आज मुझे बताए ना कि आज अगर मुझके ऊपर मेरे ऊपर कोई क्लेम है तो मैं गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो मेरे घर से बाकी लोगों को उठा के ले जाया जा रहा है, तो क्या नवाज शरीफ साहब जो मफरूर हैं और उनके गारंटर हैं शहबाज शरीफ साहब, तो क्या उनको उठा के बंद नहीं किया जा सकता? मैं साजिद भाई आपके प्रोग्राम के इस क्लिप को बहुत संभाल के रखिएगा, वक्त और हालात बदलते रहते हैं। जो कुछ आज ये पीटीएम की इंपोर्टेड गवर्नमेंट कर रही है, ये सब कल को रोएंगे अपने किए के ऊपर, क्योंकि कल जब इनके साथ ये सब कुछ होगा तो ये जस्टिफाइड नहीं कर सकेंगे, ये नहीं जस्टिफाई कर सकेंगे कि किसी के भी फैमिली मेंबर के ऊपर इस तरह आपने उनको क्यों उठाया गया, क्या चार्जेस थे। और हमारे किसी वर्कर के ऊपर ये कह रहे हैं ना कि वीडियोस मौजूद हैं, या वो हम तो कह रहे हैं ओपन ट्रायल करें जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है इसरार अब्बासी साहब, एक आखिरी सवाल ले ले। हमारे जरा ये बता रहे हैं, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, मजीद आप इस पे रोशनी डालिएगा, पीटीआई की सियासत ईद के बाद खत्म होने जा रही है, चेयरमैन पीटीआई जेल जा रहे हैं, वो कहते हैं ना पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म होने की तरफ जा रही है। साजिद भाई, जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं ना, उनको जल्दी जो है उनकी आंख खुल जाएगी और इस ख्वाब में कोई हकीकत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं, हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है, क्योंकि उसमें हमारी जो स्टांस है उसूली वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी बैड परफॉर्मेंस है। जो अपने आप को बड़ा तजर्बाकार कह रहे थे और उन्होंने जो मुल्क की सत्यानाश मार दी इस 1 साल के अंदर, जो 3.5 साल में मुल्क को ठीक डगर में लाया जा रहा था, जो सारे इंडेक्स जो आज ये इंडेक्स रिलीज कर रहे हैं उसके हद, और जो आपकी बात का बिल्कुल क्लियर कट एक जवाब दे दूं कि इमरान खान जो है नवाज शरीफ नहीं है कि जहां मौका मिला तो भाग निकले बाहर, वो मरेगा भी इस मुल्क में और जिएगा भी। भाई जाने नहीं दे रहे उसे, खुद ने जाने नहीं दे रहे थे यार, वो तो जाने के तैयार बैठा हुआ है, किसी से रिहाई की भीख नहीं मांगी। भाई तैयार बैठा हुआ है, वो तैयार बैठा हुआ है, रोजाना मिन्नतें करता है, रोजाना मिन्नतें करता है, मुझे बाहर भेज दो। कौन कह रहा है? तो पूछा कौन कह रहा है भाई? इमरान खान और नवाज शरीफ में यही बुनियादी न्याजी देखे बात सुने। इमरान खान आज भी इस मुल्क में बैठकर अब्बासी साहब एक न्याजी ने 90,000 फौजियों के हथियार डलवाए थे और एक न्याजी यहाँ बैठा हुआ है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ अवामी उनका मुकाबला कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार अहमद अब्बासी साहब, आपने पीटीआई का मौक़िफ़ दिया। सर, आपने सुना कि हम आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे और ये इनकी खाम ख्याली है। क्या यार मुझे आप ये बताएं कि इनकी पार्टी के अंदर 80% जो लोग जो है छोड़ चुके हैं ना, आप ये तो सर पाकिस्तान की तारीख है, मुझे वो दौर भी याद है कि पीपल्स पार्टी के एक अमीन फहीम नजर आते थे, बाकी सब जेलों में थे। देखिए पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उन्होंने कुछ भी यार मुसीबतें उठाई हैं अपने जो ना वफादारी हैं। शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, हमाद अजहर, कई पीटीआई के लोग हैं आज भी अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। 8 से 10 लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, नाम मैं इनके बता देता हूं तुम्हें, तो 8 से 10 लोग जिन्हें इमरान खान कहता था ना ये इस मुल्क का मुकद्दर बदलेंगे, वो सारे इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि गलत जो ना प्रोपोगंडा करना, गलत जो ने मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स करना, इनका सोशल मीडिया की गलत बयानियाँ करना, यार ये कब तक करेंगे? मुझे बताएं कब तक करेंगे? एक जर्नलिस्ट ने कहा कि यार ये जो जर्नलिस्ट थे अवामी जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती कोई? क्योंकि ये डॉलर्स को ना क्लिक के ऊपर डॉलर्स कमाते थे ना ये, तो वो डॉलर वालों का आज आप हाल देख लेना यहाँ। तो यार मुल्क को देखे, बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन मुल्क चलाना बड़ा, हमने जब मुल्क लिया था ये जब हमें मुल्क दिया गया था, तो यार इस मुल्क का हाल क्या था मुझे बताएं। लोगों ने कहा डिफॉल्ट कर जाएंगे, अभी 1 महीने पहले की बात है, डिफॉल्ट कर जाएंगे, यही था ना राग, हर आदमी कहता था कि डिफॉल्ट कर जाएंगे ना। यार एक मुल्क को हमने बचाया, हमने तरीके बात पेश की, उसमें वज़ीर-ए-आज़म हमारे बना, पूरी काबीना बनी और उसके बाद हमने इस मुल्क को खड़ा किया। आज अगर जो ना आप फिर कहते हैं जी हमारी बहुत बड़ी सियासी जमात है, वो भाई आप सियासी जमात है तो खड़े तो रहे ना अपनी पैरों के ऊपर। हम तो नहीं, हम मानते हैं कि सियासी जमात है,
ठीक है, सुनते रहे। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि जून के इख्तिताम पर जो कि अफराद ज़र की शरह है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। वफाकी इदारे की जानिब से जारी होने रिपोर्ट के मुताबिक अफराद ज़र की सालाना शरह 38% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जून में इख्तिताम में यह शरह कम होकर 29.4 पर भी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को आइंदा माली साल के लिए 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गैस की कीमत फरोख्त में 45.50% और बिजली के नर्क में 3.5 से 4 रुपए फी यूनिट इजाफा। वो ये है क्योंकि बिजली का जो जितना भी है ना वो डॉलर्स के अंदर जा रहा है ना, तो ये डॉलर्स की वजह से जो भी ये 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये जो पैसे बढ़ाए जाएं ये अमीर लोगों पे डाले जाएं, गरीबों पे ना डाले जाएं। और आज भी जो 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर कोई बिजली का बिल हो या कोई भी हो, वो ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं। अब ये कि मुल्क को जो ना अगर मजबूती की तरफ हम लेके जा रहे हैं तो वो भी गलती हमारी है। अगर हम जो वहाँ से बाहर से हम फिर हमें बेकारी कहा जाता है। भाई इमरान खान ने कौन सा काम, वो अगर बेकारी उन्होंने भीख नहीं ली थी इमरान खान ने, यार हमें कहा जाता है बेकारी है हम लोग, इम्पोर्टेड हुकूमत है हम लोग, यार हमने मुल्क को खड़ा कर दिया लाके, इस पाकिस्तान पैरों पर खड़ा कर दिया लाके, तो ये भी नहीं एतराज़ है। यार आपकी अगर नाअहली थी, आपकी नाकामियां थी पूरी, आप लोग जानते हैं कि 3.5 साल के बाद जब मुल्क हमें मिला है किस पोजीशन में था, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया था और हमारे हालात क्या थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि 2 खानदानों की दुबई में बंदर बाट हो रही है और हम इसको मुस्तरद करते हैं। नहीं, कोई बंदर बाट नहीं हो रही, कोई बंदर बाट नहीं है। मसला ये है कि वहाँ पे इस मुल्क के लिए सरमाया लाया जा रहा है, इस मुल्क के लिए सरमाए के लिए बात हो रही है दुबई में, कोई हुकूमती बातें नहीं हो रही हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीस पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी, हम अपना इलेक्शन, और इधर मैं यही बता दूं कि सिंध के अंदर हमने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। और आपको पता है कि सदर और जनता ना करें आप लोगों की तो मांडवाली चलती है ना सर, सुन ले अभी कि उधर तुम इधर वो ऐसा वो मामला खत्म हो गए। आपको पता है कि सिंध का सदर और जनरल सेक्रेटरी हटा दिए गए हैं और इंशाल्लाह एक अच्छी कैबिनेट यहाँ पे आ रही है मुस्लिम लीग नून की, और कुछ लोगों से मिलकर हम लोग यहाँ इलेक्शन भी लड़ेंगे और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। और पंजाब में भी इसी तरह हम इलेक्शन लड़ेंगे, बलूचिस्तान में भी और KP के अंदर भी। और जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, अब मुझे बताएं जमात इस्लामी यहाँ पे है ना, टाउन नाजिम है उनके ना, बिजली की लोड शेडिंग, मुझे बताएं कि मेरी अपनी हुकूमत है, हम तनकीद करते हैं अपनी हुकूमत पे कि आज कराची के अंदर गैस और बिजली की लोड शेडिंग, और मैं अपने वफाकी हुकूमत के ये बिल्कुल यानी कि पैगाम देना चाहता हूँ कि कराची में जिस तरह से लोड शेडिंग की जा रही है, और ख़ास तौर पर जो इलाके बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, जो इलाके बिजली का बिल अदा कर रहे हैं वहाँ पे 4 दफ़ा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और जो बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे हैं उन्हें फुल बिजली दी जा रही है, वहाँ गैस भी है बिजली भी है। तो मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म से, अपने यहाँ पेट्रोलियम के मिनिस्टर से और पानी उसके खुरम मुसद्दिक मलिक और दस्तगीर साहब से, खुरम दस्तगीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जो है ना कराची में आकर बैठें और इन मामलात को देखें। इसे सऊदी अरब और UAE से रकम दिलाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 100% है। तो यहाँ पर सवाल बनता है, जब चेयरमैन PTI के लिए बाजवा साहब कॉल करते थे तो तब आप तनकीद करते थे, मेरी बात सुने, आप कहते थे कि इनको तो कोई जानता नहीं, आर्मी चीफ को इन्वॉल्व होना पड़ता है। आज आपके साथ भी वही हो रहा है कि जनरल साहब को कॉल करनी पड़ती है तो आपको IMF पैसे देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड PTI? तमाम चीजों से हटके मैं ये बिल्कुल बरमला कहूंगा कि आर्मी चीफ का पाकिस्तान बनने के बाद आज तक तमाम मामलात में रोल रहा है, और ये सियासतदानों की कमजोरी समझ लें या जो भी समझ लें, क्योंकि आर्मी चीफ के ऊपर तमाम ममालिक एतमाद करते हैं जिस तरह के नवाज शरीफ के ऊपर करते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो आर्मी चीफ भी पाकिस्तान का फर्द है। पहले आर्मी चीफ बाद में, पाकिस्तान का फर्द पहले है, पहले पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होने के बाद वो आर्मी चीफ है। फिर मैं ये मेरा क्योंकि ये बनता है कि आपने बात ऐसी की है, कौम जो है, आपने बात ऐसी की है तो मुझे उम्मीद है कि कौम भी ये सवाल शायद सुनना उसकी मुंतजिर होगी। आपने कहा कि एक एतमाद करती है साबिक वज़ीर नवाज शरीफ पर पूरी दुनिया, बिल्कुल करती है, दूसरा हमारे चीफ ऑफ आर्मी पर, जो भी होता है। तो फिर उस एतमाद करने वाले साबिक वज़ीर आज़म को ठुड्डे क्यों लाइन लगाया गया था?
वो देखिए आज तक वो बाहर है, हुकूमत उनके भाई की है, वो यहाँ आ नहीं पा रहे। अगर पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है तो वो मफरूर की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? नहीं, कोई मफरूर नहीं है। 2018 में अगर नवाज शरीफ को यहाँ से ना भेजा जाता तो आज ये मुल्क हमारा सोने की चिड़िया बन जाता है। क्यों भेजा गया था? आज हमारे मुल्क के कोई तो नुकसान कर रहे थे ना, कोई गद्दारी हो रही थी ना सर। जाऊंगा आज ये खमियाजा भुगता जा रहा है नवाज शरीफ को 2018 भेजने के बाद। अगर नवाज शरीफ को ना भेजा जाता तो आज ये सोने की चिड़िया होती, किसी पाकिस्तान के कोने के अंदर जो है ना लोड शेडिंग ना होती, गैस की लोड शेडिंग ना होती, दहशतगर्दी जो छोटी मोटी जो हो रही है, जो चीना छपटी हो रही है, ये ना होती। क्योंकि वो शख्स 1+1 एजेंडे पे काम करता है। जो उसका एजेंडा है पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मोहब्बत। दूसरी बात उसके नजदीक नहीं है। जब उसे कराची में जब वो आए कराची में, और वो एक नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, सुने मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब कराची में 20 से 25 आदमी रोजाना गिरते थे तो मैं उस साथ था वहां पे ना मियां नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने कहा था मुझे अमन चाहिए, अमन चाहिए। पहले भी फौज मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थी यहाँ पे, हुकूमत भी थी जरदारी साहब की। क्या हुआ यहाँ कराची में? अमन कायम हुआ, जो आज तक अमन कायम है। आज जो सुपर हाईवे के ऊपर जो है ना 1.5 करोड़ रुपए के एकड़ बिक रहा है, गारो चले जाए 1 से 2 करोड़ रुपए का एकड़ है जमीन। आज वहां का जिम्मेदार खुशहाल हुआ है नवाज शरीफ की वजह से, नवाज शरीफ की पॉलिसी की वजह से। आज ग्रीन लैंड नवाज शरीफ जब चलाई सरजानी से तो आज वहां का एक मकान जो 10 लाख का था आज 2 करोड़ का मकान है वहां। ये नवाज शरीफ की पॉलिसी थी। आपके और हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पर मुतअद्दिद इल्जामात थे। उस वक्त की हुकूमत ने कहा था सज्जन जिंदाल और नरेंद्र मोदी से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं आप लोग। क्या हुआ? अगर नवाज शरीफ यहाँ पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ला सकता है, लेकर आया यहाँ पर, और हमारे मुल्क की मोहब्बत उसी के अंदर है कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर रहे हैं। उनका स्टेक था, नवाज शरीफ साहब के धंधा कारोबार था। कोई कारोबार सब प्रोपोगंडा। कश्मीर में हमारे भाई ज़िबा हो रहे हैं और आप मोदी को गले लगाते थे यहाँ बैठकर। झूठ है, एक भी सबूत नहीं। 3.5 साल नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इनके लिए एक सेल बनाए गए थे जिसका नाम था सरबराह का शहजाद अकबर। उसने पता नहीं कहाँ से सोफों के नीचे से, खिड़कियों के अंदर से पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकाली हैं। एक सबूत नहीं दे सके उनके खिलाफ, एक सबूत। और वो अल्लाह ताला का शुक्र है इत्तेफाक फाउंडेशन जब थी ना, हम तो उस टाइम बच्चे होंगे, पता नहीं कितनी उम्र हमारी होगी, वो उस टाइम के नवाब थे। जब उन्होंने इमरान खान को 50 लाख दिए, 50 लाख दिए और एक प्लाट दिया इमरान खान को, और हर महीने बेगम कलसूम नवाज अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो हर महीने अपनी तमाम जो टैक्स देते थे वो इस कैंसर अस्पताल में भेजते थे। तो यार उनकी ये मोहब्बत थी, वो नवाज शरीफ की मोहब्बत थी। जब इमरान खान साहब नीचे गिरे तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब गए वहाँ पे। ये नवाज शरीफ की मोहब्बत थी। बेनज़ीर भुट्टो साहब जब कत्ल हुई तो सबसे पहले नवाज शरीफ मौजूद थे वहाँ पे। तो यार उस शख्स की कौन कौन सी तारीफें और कौन कौन सी तारीफ मैं करूँ। तो अब कब आ रहे हैं? उनका साथी हूँ मैं। वो इंशाल्लाह आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं भाई। इलेक्शन वो खुद कैंपेन चलाएंगे सिंध के अंदर, आप देखेंगे। आप उनके जलसों में आप कवर करने आएंगे जलसे आप उनके, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि सिंध की आवाम किस तरह निकलती है यहाँ पे। और हाशमी साहब किस आने से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं इंशाल्लाह जहाँ से हमारा कायद कहेगा हम लड़ेंगे, बिल्कुल इलेक्शन। कराची से लड़ेंगे? कराची से लड़ेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल लड़ेंगे। आप देरीना साथी है ना साबिक नवाज शरीफ के, तो आने के इलेक्शन में तो आप आएंगे। हम जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, पहले इस्तकबाल हम लोगों ने किया था जब वज़ीर-ए-आला पंजाब बन के कराची आए थे। वो ये तो बात के लोग हैं सारे जो भी। फिर आपको नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि हाशमी इस हल्के से हट जाओ, बात हो गई है पीपल्स पार्टी से। नवाज शरीफ एक और मैं आपको इत्तेहाद है ना, यारियां पुरानियां, मोहब्बत सच्चियां। एक आपको वाकया सुनाता हूं। पीएस से मैं इलेक्शन लड़ा था कायदाबाद से, ठीक है ना। यहाँ खवातीन का कन्वेंशन था, वहाँ खवातीन को हालांकि हमने नहीं कहा था, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए थे इखलाक आशिफ को टिकट दिया जाए ना। तो लियाकत जतोई के घर पे गौस अली शाह को बुला के मियाँ साहब ने कहा था कि ये मेरा जो करीबी दोस्त हमारे जो साथी हैं, इन्हें आपने क्यों नहीं, ये क्या था ये शाह साहब, लोग औरतों ने क्यों उठाए हुए थे ये, सबसे पहले इन्हें टिकट दें और जहाँ से मांगते हैं टिकट दें। और वो औरतों को आपने निकाला था बाहर? हमने क्यों निकाला? टिकट के हुसूल के लिए हमारी मोहब्बत में वो उन्होंने कन्वेंशन था, उसमें प्ले कार्ड उठाए हुए थे कि इखलाक आशिफ को फलां हल्के से टिकट दें, क्योंकि टिकट मुझे नहीं दिया जा रहा था वहां से।
तो मसला कहने का ये है कि मियाँ नवाज शरीफ मोहब्बत का नाम है, मियाँ नवाज शरीफ वफादारी का नाम है, और हम भी वफादार हैं और उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ ने आना है, और इस कौम की जो मुकद्दर जो है ना नवाज शरीफ बदल सकता है। और ये जो वाक़यात हुए हैं ना, आज भी मैं बताता हूँ आपको, मैं ये जो देखें पीटीआई के जो, मैं ये आपको एक और आपके प्रोग्राम के उसे बताता हूँ कि कराची में एक खुल गया है अपना नामालूम की फैक्ट्री लगा ली है, नामालूम की फैक्ट्री। किसने लगाई है? सिंध हुकूमत ने? सिंध हुकूमत ने लगाई है ना ये। अच्छा। और मैं ये जरदारी साहब को भी और बिलावल साहब को भी ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला को जान देनी है हमने। अब शारा फैसल पर टोटल 100 से 150 लोग थे जब ये मामला हुए सारे। नहीं, पीटीआई की बात कर रहा हूँ। तो आप तो नून लीग से हैं, पीटीआई के लिए आपका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, मैं इंसानियत के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां से शारा फैसल से आप भी गुजरते हैं, शारा फैसल से मैं भी गुजरता हूँ, ठीक है, दुनिया गुजरती है। इन्होंने अब क्या किया कि जियो फेंसिंग में जो नंबर आ रहे थे, आप जब गुजरे तो आपका नंबर आ गया, ठीक है। नामालूम फैक्ट्री में एक जगह 800 की कटती है, एक जगह 900 की कटती है, एक जगह 400 की कटती है। एफआईआर के अंदर, नामालूम के अंदर, ठीक है। कितने लोग हो गए जी? 800, 900 और 400 और 600 कितने हो गए? 2000 तक पहुंच गए सर। 3000 तक पहुंच गए। 3000 की नामालूम की एफआईआर काट के एसएचओ के जरिए अपने पास रख ली है। जिसका नंबर आता है बुला लेते हैं उसे, नई बात बनी, चलो अंदर। मैं ये 100% आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की जेलों के अंदर, सेंट्रल जेल के अंदर जो सिंध से लोग लाए गए हैं, वो 80% 80% नौजवान जो है ना वो पीटीआई के अंदर है ही नहीं। अच्छा, बेगुनाह है अंदर सारे, बेगुनाह लोग बंद हैं यार। जिस नौजवान के आप, मैं एक एज ए सियासी आदमी, सियासत साइड की बात करो, जिस नौजवान पढ़े लिखे लड़के को आप एटीसी लगा देंगे, उसका फ्यूचर क्या यार? उसका कैरियर क्या? उसका फ्यूचर आपने तबाह कर दिया। आप 6 साल तक वो तारीखें भुगतेगा वहां पे। मैं इसके लिए कहूंगा शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी को, कि फौरी तौर पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इसके ऊपर, और उन तमाम नौजवानों को उनकी शनाख्त परेड कराई जाए, और इसमें जो शामिल है पुलिस अफसरान, उन्हें फौरी तौर पर नौकरी से निकाला जाए, और जो ना उन तमाम लोग बच्चों को जो है ना इज्जत के साथ उन एटीसी कोर्ट से जो ना बरी करके उनके केस खत्म किए जाएं। वरना ये इतना बड़ा, आप, मैं बता रहा हूँ, ये आपने ग्रेजुएट जो ना बम बना रहे हैं आप लोग ना। ये कोई मामूली वाकया नहीं है कि आप नौजवानों को पकड़ के बंद कर दें, और जो बेगुनाह लोग हैं आज उनके घरों में रोटी नहीं पक रही है, कोई बल्दिया का लड़का है, कोई सरजानी का लड़का है, कोई कहीं का लड़का है, तो यार उनका क्या कसूर था? कोई क्लिनिक के ऊपर बैठा हुआ था। उनका कसूर ये था, आपका कहना है कि वो उस टाइम पे गुजर रहे थे। एक, अच्छा ये फूड पांडा वाला लड़का है, मैं खुद मिला उससे। मैं, अच्छा, वो फूड पांडा की सप्लाई करने जा रहा था। नहीं तो इदारों ने इन्वेस्टिगेट किया होगा, कुछ नहीं हुआ, पार्टी वाबस्तगी होती है सर। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ 100% कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या जरूरत है? मैं जरदारी साहब को जो अपील कर रहा हूं, मैं, या बिलावल भुट्टो को मैं अपील कर रहा हूं। तो आप आईजी सिंध को अपील करें ना सर। आईजी सिंध को तो हमने खुद बताया है। अच्छा, सीसीपी साहब को खुद तो बताया। आईजी साहब को एविडेंस दें, आईजी साहब माते अपने तमाम इदारों को। सियासी मामलात हैं, ये हाई लेवल से हल होते हैं, ठीक है, समझ गए आप? तो मसला ये है कि ये मुल्क बना है अमन के लिए, ये मुल्क बना है नौजवानों के लिए, ये मुल्क बना है बुजुर्गों के लिए। ये इसलिए नहीं बना, ये कराची शहर जिसमें गैस नहीं है, जिसके अंदर बिजली नहीं है, मैं पहले वफाकी नाम लेता हूँ, जिसमें हमारी सड़कें नहीं है, तो साथ साथ पानी नहीं है, तो साथ साथ ये भी बोले मुसद्दिक मलिक साहब वजीर पेट्रोलियम इस्तीफा दें, खुरम दस्तगीर साहब मैंने ये कहा है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मैं कहता हूँ मिनिस्ट्रियां छोड़ें भाई, मैं घर जाएं। हाँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, अगर कराची के अंदर दोबारा इन्होंने के इलेक्ट्रिक को दोबारा लाइसेंस दिया, और अगर ये गैस की किल्लत को पूरा न कर सके कराची में, तो मैं कहता हूँ इन्हें बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए। ये हकदार नहीं है मिनिस्ट्रियों के जो नहीं है। कौन कौन रिजाइन दे? मुसद्दक हुसैन और खुरम दस्तगीर को मैं कह रहा हूँ, दोनों रिजाइन दे, दोनों रिजाइन दें। ठीक है, देखें बात सुने, कराची 70% 70% जो ना टैक्स देता है। कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान के अवाम है, पूरे पाकिस्तान के अवाम यहाँ पर है, आपका सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ पर है। क्या यार हमारी किस्मतों के अंदर लिखा गया है कि हम घर में जाए तो बिजली ना हो, जब हमारी कोई माँ बहन या मेरी बीवी जब गैस का चूल्हा जलाया तो गैस ना हो, जब मैं बाहर निकलूँ तो मेरा रोड मुझे टूटा हुआ मिले, जब मेरी को बीवी या मेरी बहन जाए को पानी का नल खोले नल पानी ना हो, तो यार हमने इसलिए हम टैक्स देते हैं कराची के लोग। बहुत खूबसूरत बात की, चले। और ये उन्हें भी मैं कहूँगा जो कराची के ठेकेदार बने फिरते हैं। कौन? वो यही भादराबाद वाले जो है ना,
इन्हें भी मैं कहूंगा। अच्छा, और जमात इस्लामी को भी कहूंगा। कल मैंने जमात उसके पीएस को मैंने कहा है, मैं क्या तुम रोजाना करते हो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जो नौजवान अंदर पड़ा है वो उनके लिए भी काम करो। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे कि मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी आपके साथ नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।